कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे, हम और आप सब इंसानी नस्ल के हैं। पेड़ पौधों की एक नस्ल होती है, पशु पक्षियों की एक नस्ल होती है, वैसे ही इंसानों की भी नस्ल होती है जिसको हम बांट रहे हैं। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अब सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब मुझे नहीं देना है, जिसका जवाब हमको और आपको स्वयं अपने आप को देना है कि नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। और क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेना टाइम्स। दोस्तों, इस देश में जहां एक तरफ विधवाएं रो रही हैं, बहुत देर तक इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ा लिया, जाति के नाम पे लड़ा लिया, बट अब देश जाग चुका। बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। पाप का घड़ा इनका भरने वाला है। असु तो ये लोग हैं जो दिखावा करते हैं, मुंह में लड्डू खिलाते हैं सैनिकों के और पीठ में छुरा घूंपते हैं। अपील करती हूँ, जाति में ना बटे, धर्म में ना बटे। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। इंसान बन के जियो, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। देश के सैनिकों के लिए एक ही बात कहूंगी, मुझे भारतीय सैनिकों के ऊपर गर्व है और मैं गर्व करती हूँ कि मैं एक भारतीय सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ। और जिसने कारगिल में अपना खून बहाया, दुश्मन से लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को भी उन्होंने नंगा करके घुमाया। शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए, खासकर जिस पार्टी की महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी कब तक भागोगे देश के सवालों की। जो हमारे नेशनल चैनल हैं वो सब के सब अपना जमीर बेच चुके हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, मोदी जी सदा कुर्सी पे नहीं रहने वाले। जिस दिन वो कुर्सी से चले जाएंगे, क्या तुम्हें लगता है तुम चैनल ढंग से चला पाओगे। आज जनता भूखी मर रही है, बेरोजगारी इतनी चरम पे है, भूखमरी इतनी चरम पे है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है और हमारे चैनल में बैठे लोग अपना जमीर बेच के मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। जब इस देश का इलेक्शन हुआ था 2014 में, हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे देश को एक बहुत अच्छा प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। हमारे साथ उस टाइम भी बहुत बड़ा धोखा किया। हम चेहरा देख रहे थे मोदी जी का कि देश को ये चलाएंगे। इनकी अच्छी अच्छी बातें सुन के हम बहुत खुश हुए थे कि हमारे देश का बहुत देर तक इन्होंने। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगार हो रहे हैं। तो यार कुछ गलत नहीं मांग रहे, राइट टू इक्वलिटी मांग रहे। क्या गलत मांग रहे तुमसे एसडीएम का पोस्ट मांग रहे। नहीं एग्जाम होगा, चपरासी का नौकरी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, बाबूजी चलाते हैं हम भी चला लेंगे, इज्जत का कमाई है वो भी कर लेंगे। लेकिन जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। बस अपील करता हूँ भाई, कुछ गलत नहीं मांग रहे तुम लोग से। अधिकारी से उन लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उन लोग का बेटा कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है। हम लोग को बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं होता, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी एडमिशन नहीं होता था क्योंकि जो उस समय मार्क्स पे होता था। तो एडमिशन लिया, सड़ा सा कॉलेज यूनिवर्सिटी अपना मगध यूनिवर्सिटी है, सब एडमिशन लेके पढ़ाओ। उसके बाद भी कोशिश में लगा हूँ कि कम्पीट करूंगा, यूपीएससी निकालूंगा। उसके बाद भी तुम लोग यार थोड़ा सा तो बराबरी करने दो। बराबरी अगर देश में कहीं भी तो थोड़ा सा लड़ने दो, नहीं तो बोल दो ना कि तुम लोग के लिए नई जगह है। हम लोग अधिकारी के बच्चे को फिर से अधिकारी बना देंगे, हम लोग रिक्शा चला लेंगे। मत दे देना भाई, मत दे देना। सरकार है, सरकार कुछ भी निर्णय ले सकती है, उसके हाथ में सब कुछ है। वो चाहे तो सेना पर निर्णय ले सकती है, वो चाहे तो आम नागरिकों पर निर्णय ले सकती है, वो जो चाहे वो कर सकती है। सरकार के हाथ में जहां एक तरफ संविधान है, वहीं दूसरी तरफ सेना भी है और सेना के सहारे ही सरकार आगे बढ़ने की कोशिश भी करती है। परंतु जो सरकार निर्णय लेती है उस पर नजर बनाए रखने का भी हम लोगों का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। देश की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी और देश की राजनीति में अलग अलग पहचान लिए हुए
जब इस देश में कहीं कोई हमला होता है, बाहरी हमला होता है, तो अलग अलग पहचान लिए हुए तमाम लोग और तमाम राजनीतिक दल सरकार के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और रोज इस बात का इंतजार करते हैं कि आज कुछ निर्णय होगा, आज कुछ निर्णय होगा, परंतु दिन गुजरते जाते हैं और निर्णय नहीं हो पाता है। ऐसे में लगने लग जाता है कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। आपको याद होगा कि भारत के हर नागरिक के कानों में एक आवाज गूंजती है कि हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे, हम आतंकवाद के आकाओं को नेस्तनाबूद कर देंगे, उनको भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। ऐसी बातें आपने खूब सुनी होंगी, परंतु ऐसी बातों की स्थिति के बीच जो भारत में आज बातें चल रही हैं और एक तरफ जहां आप बोल रहे हैं कि मैं आतंकवाद को खत्म कर दूंगा, आतंकवाद को जड़ से खत्म कर दूंगा, वहीं दूसरी तरफ अब भारत इस स्थिति में नहीं है कि आपकी इन बातों को रोज रोज सुने। भारत इस स्थिति में है कि एक्शन होना चाहिए, रोज मीटिंगों का दौर, और इस एक्शन की गूंज कहीं ना कहीं बाहर तक जा रही है। रोज मीटिंग हो रही है, तमाम मंत्री, तमाम जो सेना से जुड़े हुए लोगों की मीटिंग होती है, तमाम तरह की बातें होती हैं, परंतु कोई फैसला नहीं होता। मीटिंगों का दौर जारी है, अभी भी जारी है। कोई कार्रवाई कर पाएगा क्या? क्या ये मीटिंगें क्या आतंकवाद के ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएंगी? क्या आतंकवाद का जो बाप है उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर पाएंगे? पिछले 8 दिन से सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। यहां तक कि सरकार ने अब तक ये तक नहीं बताया कि इस आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, परंतु प्रधानमंत्री ने मन की बात में जरूर कुछ कहा। मन की बात में कहा कि मैं देश को यकीन दिलाता हूं कि मैं इन आतंकवादियों से बदला लूंगा। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि जब पुलवामा का अटैक हुआ था 2019 में, उस समय भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था, मैंने सेनाओं को फ्री हैंड छोड़ दिया है, मैंने सेनाओं से कह दिया कि आपको जो करना करिए। परंतु क्या सेना बिना प्रधानमंत्री की इजाजत के कुछ कर सकती है? अभी तक तो हुआ नहीं है, अब हो जाए तो कह नहीं सकते। 2019 का ये भाषण आप प्रधानमंत्री का, ये 2019 का है, ये 2019 का है, मैं बार बार कोट कर रहा हूं, ये 2019 का भाषण है जब पुलवामा में हमारे 44 सैनिक शहीद हुए थे। उस समय प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो कहा था, हमें लगता है 1971 में ऐसा नहीं कहा गया, 1999 में नहीं कहा गया, 65 में नहीं कहा गया, 48 में नहीं कहा गया, लेकिन यह अपने तरीके की पहली स्थिति थी जब पुलवामा में जो हुआ और जो प्रधानमंत्री ने कहा और खुले तौर पर कहा कि इस देश की सेना को खुला हाथ दिया जा रहा है, फ्री हैंड, और अब बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों को, बख्शा नहीं जाएगा आतंकवादियों के आकाओं को, बख्शा नहीं जाएगा आतंकवाद की जमीन जिन्होंने दे रखी अपने यहां, किसी को नहीं बख्शेंगे। जी नहीं, यह पहलगाम के बाद का भाषण नहीं है, यह भाषण पुलवामा के बाद का है। और आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं,
वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जब के भाषण में और अब के भाषण में केवल कपड़ों का अंतर आया है। उस समय कुछ और कपड़े थे, इस बार मन की बात में उसमें आपको कपड़े नजर नहीं आए होंगे, परंतु बिहार में जाकर जो बोला गया वो उन कपड़ों में नहीं था। केवल तरीका बदला है, केवल जगह बदली है, केवल कपड़े बदले हैं, मुखौटा वही है प्रधानमंत्री का। 2019 का भाषण आप पहले भी सुन सकते हैं, आप YouTube पर भी जाकर सुन सकते हैं अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। परंतु क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री पिछले 72 घंटों में कार्रवाइयां कर रहे हैं, तमाम जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल थे जो YouTube पर आते थे वो बंद कर दिए, यहां से वीजा रद्द कर दिए, आवाजाही बंद कर दी और सिंधु जल का जो पानी जाता है उसको रोकने का ऐलान कर दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिक इस बात को ढूंढ रहे हैं कि आखिर इतना पानी एकदम रुकेगा कहां और एकदम ये पानी जाएगा कहां, इस पर ही अभी उलझे हुए हैं। चलिए अब हम पुलवामा में जो हुआ, कुलगांव में जो हुआ, उस पर बात पर क्या होगा ये आप खुद अंदाजा आप लगाइएगा, खुद आप लगाइए, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं शायद आपको पता भी हो, परंतु मैं अपने तरीके से जो बातें बता रहा हूं वो बातें आप खुद महसूस करेंगे कि ये बातें आखिर आई कहां से। इस समय नागरिकों को आवाजाही रोक दी, पानी रोक दिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात लगी हमें कि एक्शन हो रहा है, परंतु एक्शन नहीं हुआ। जब वहां एक्शन नहीं हुआ तो चलिए हम भारत की राजनीति में आते हैं। भारत की राजनीति में कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, सबसे पहला फैसला आया कि जी नॉर्थ ईस्ट में पुल बनाया जाएगा और वो 2 स्टेटों को जोड़ेगा, उसमें इतने रुपए का खर्चा आएगा। अश्विनी वैष्णव ने ये आपके सामने रखा, कल तमाम न्यूज चैनलों ने इसका किया है कि ये खबर ब्रेक की थी। दूसरा फैसला था गन्ना किसानों को बकाया दिया जाएगा, परंतु तीसरा जो फैसला था वो निहायत ही चौंकाने वाला था। वो चौंकाने वाला इसलिए था कि जिस फैसले का विरोध खुद प्रधानमंत्री करते थे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करते थे, बटोगे तो कटोगे, खुद उसके और नेता करते थे, और यहां तक कि राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने भरी संसद में यह कह दिया था कि जिसके बाप का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात करता है। मोदी जी के नेतृत्व में, केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। केवल खोटी ही नहीं, ये लोग हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वो ही नीति आज कांग्रेस की है। और ये लोगों को
जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा इनकी नीयत सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। महाभारत की बात हुई, अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है कि आपकी माफी नहीं चाहिए। सर, ओबीसी में अचानक ये फैसला कैसे आ गया? कहां से आया एकदम से ये फैसला और क्यों आया? सवाल ये उठता है कि आखिर ये आया तो क्यों आया। इसके लिए मैं आपको बताता हूं ये क्यों आया। दरअसल ये एक साजिश है इस देश के खिलाफ। इस देश के खिलाफ इसलिए साजिश है कि कोई पुलगाम अटैक पर अब किसी भी चैनल में आप बहस नहीं सुनेंगे, किसी भी चैनल में आप इसका जिक्र नहीं सुनेंगे कि पुलगाम में कुछ हुआ था। वो मामला अब ठंडे बस्ते पे चला गया। यानी सरकार ने इस पुलगाम अटैक से अब पल्ला झाड़ लिया है। पल्ला झाड़कर अब नई बहस, कल से आपने टीवी चैनलों पर देखा होगा कि नई बहस अब आ गई है कि ब्रेकिंग न्यूज नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक, जाति जनगणना कराएंगे। जबकि जाति जनगणना के खिलाफ बीजेपी हमेशा रही थी। ये मुद्दा राहुल गांधी का था। राहुल गांधी जब भी जहां भी जिसमें पिछले लोकसभा चुनाव से पहले से ये बोलते हुए आ रहे थे कि हम जाति जनगणना हर हाल में कराएंगे और हम हर उस व्यक्ति को न्याय दिलाएंगे जो न्याय से वंचित है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वास्तव में ही पुलगाम अटैक से पीछा कटाने के लिए और सरकार को कोई जवाब ना देना पड़े। हालांकि कोई उनसे सवाल करने वाला नहीं है। जब नेहा सिंह राठौर उनसे सवाल करती है तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। वो बोलती है वॉर रुकवाने वाले पौपौ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता, या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? बागेश्वर बाबा है, वो बोलते हैं कि मैं तो इतना जानने वाला हूं जी कि मुझसे आप पूछ लो कल क्या होने वाला, मैं आज ही बता दूंगा। मैंने तो गृह मंत्री से कहा था मुझसे पूछ लेना, इस देश में कोई बड़ी घटना होने वाली है उससे पहले ही मैं आपको बता दूंगा। क्या बोले थे वो? और हम तो भारत के रक्षा मंत्री को भी कहेंगे कि आप हमारी शक्ति का, देखो हम ऑफिशियली अफसर तो नहीं बन सकते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं, पर हमारे पास जो चेतना है, जो हनुमान जी की कृपा है, आप उसका सदुपयोग करिए कि आने वाले समय में कहां कौन सी क्या संभावित घटना हो सकती है, उस पर आप हमारी शक्ति का सदुपयोग कीजिएगा। वो अपना छोटा भाई बताते थे पीएम, उससे पूछ लिया होता कि कोई बड़ी घटना नहीं घटने वाली तो बता देते बागेश्वर बाबा। नेहा सिंह राठौर के सवालों से आप भाग रहे हैं, विपक्ष के सवालों से आप भाग रहे हैं। विपक्ष सवाल करे तो आप बोलते हैं कि राजनीति करते हैं। आप 2008 में 26/11 हुआ था, उस समय यही देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बाकायदा
इन्होंने मुंबई में जाके वो किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। परंतु आज मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं जाति जनगणना पर बात कर रहा हूं। आखिर ये क्यों आया? क्योंकि ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं पुलगाम वाला सरकार ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने अभी आपको सुनवाया कि मैंने सेना को पूरा अधिकार दे दिया है। ये सेना के ऊपर ठीकरा फोड़कर, सेना को आगे करके प्रधानमंत्री पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान का नाम कोई नहीं लेता, किसने आतंकवादी घटना की उसका नाम नहीं लेता। आप ये भी जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक हमारे देश को पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने समर्थन नहीं दिया है, जबकि पाकिस्तान को चाइना समर्थन दे चुका है। उसने कहा अगर युद्ध होता है तो मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूंगा। परंतु भारत के साथ एक देश, यहां तक कि रूस ने भी अब तक यह नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं। इस चीज को घुमाने के लिए और अपनी कूटनीतिक और इसकी पहलगाम की जो घटना है उसको भुलाने के लिए ये नया सगोपा छोड़ा गया है। आप देख लीजिएगा, ये जाति जनगणना आराम से नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें का बजट सरकार ने रखा ही नहीं है। बजट रखती तो जनगणना हो भी सकती थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं? जाति जनगणना का नहीं है। यह सवाल उन विधवाओं का है, उन बेटियों का है जो कुलगाम में जिनके परिवार के, जिनके पति, जिनके बाप शहीद हो गए, जो बच्चे अनाथ हो गए, उनके लिए मेरा सवाल है कि अगर जाति जनगणना आपको करानी थी तो आप कुछ समय बाद करा सकते थे, घोषणा कर सकते थे। आखिर अब इस समय इस घोषणा की क्या जरूरत थी? मैं ये मानता हूं जाति जनगणना होनी चाहिए और सबको अधिकार मिलना चाहिए, परंतु हर चीज का एक वक्त होता है। आपके लिए मास्टर स्ट्रोक होगा, परंतु ये इस देश की जनता के लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं है। ये जनता को एक बार फिर से आपने छलने का प्रयास किया है और ये जनता के साथ धोखा है। आने वाले दिनों में जनता इस धोखे को भी समझ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।